हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं सर्कुलर मोशन की, वृत्तीय गति की। इससे संबंधित भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो आइए आज के इस सेशन में हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर लें कि सर्कुलर मोशन क्या होता है और इस पर किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, जब आप यहाँ पे देख रहे हैं सर्कुलर मोशन को, वृत्तीय गति को, तो आप थोड़ा सा रिकॉल कीजिए अपने माइंड को। मैंने आपको मोशन इन टाइम के स्टार्ट में बताया था क्या, वृत्तीय गति के बारे में, कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पाथ पर चलती है, कोई वस्तु क्या करती है कि किसी वृत्ताकार पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे चलती है, तब उसकी गति को हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति बोलते हैं, सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो आप इसका परिभाषा कह सकते हैं क्या, कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पाथ पर चले, ये सर्कुलर पाथ दिख रहा है, इस पाथ पर चले, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं कि वस्तु की जो गति है वो वृत्तीय गति है या वृत्तीय गति कहलाती है। अब इसमें आपका दो इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है आपके एग्जाम में। पहला चीज़ क्या पूछा जाता है कि वृत्तीय गति में क्या कांस्टेंट होता है और क्या बदलते रहता है। मतलब क्या हुआ कि वृत्तीय गति में चाल हमेशा क्या होता है, अचर होता है, कांस्टेंट होता है, जबकि वेग बदलते रहता है। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप। ध्यान से देखिएगा कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पाथ पे चलती है तो वो इसी पाथ पर चलेगी, वो हमेशा इसी पाथ पर चलेगी। अब आप यहाँ पे देखिए कि वस्तु एक समान चाल से इस पे चल रही है, लेकिन यहाँ जाने के बाद ये फिर इधर मुड़ना चाहेगी, तो ठीक है मुड़ गया। ये फिर इधर मुड़ना चाहेगी, अब ये फिर यहाँ से इधर मुड़ना चाहेगी, ये यहाँ से इधर मुड़ना चाहेगी, ये इस तरह से। आप क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक बिंदु पर वस्तु का डायरेक्शन जो है वो क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। डायरेक्शन क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। तब हम लोग इसके लिए एक स्टेटमेंट लिखते हैं क्या, वृत्तीय गति के लिए, कि एक समान वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति में एक समान चाल अंतर्निहित होता है। अंतर्निहित का मतलब इम्प्लाइड होता है, अंतर्निहित होता है, परंतु वेग परिवर्तित होता रहता है। वेग परिवर्तित होते रहता है। ये आपका स्टेटमेंट है और आपका इससे एक क्वेश्चन बनता है क्या, कि स्टेटमेंट कहता है कि एक समान वृत्तीय गति में जब वस्तु किसी सर्कुलर पाथ पर एक समान चाल से चल रही हो, तो उसमें क्या होगा कि उसकी जो स्पीड होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी। एक समान चाल, यहाँ पे लिखना भूल गए तो यहाँ पे चाल लिख लीजिए। एक समान चाल अंतर्निहित होता है, मतलब किसी भी एक समान वृत्तीय गति में अगर कोई भी वस्तु किसी सर्कुलर पाथ पे चल रही है और उसकी स्पीड जो है एक समान है, या आप उसको कह रहे हैं कि वो एक समान वृत्तीय गति से मूव कर रही है, तो उसकी जो चाल होगी वो हमेशा कांस्टेंट होगी। वो हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं परिवर्तन होगा, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी वस्तु का जो चाल होता है वो अदिश राशि है, और अदिश राशि होने के चलते ये जो है आपका अदिश राशि होने के चलते ये क्या करता है कि दिशा पे, डायरेक्शन पे निर्भर नहीं करता है। तो डायरेक्शन पे निर्भर नहीं करता है तो जो स्पीड एक बार होगा वही बार बार रहेगा। जबकि वेग जो है, यहाँ पे मुड़ने के लिए जब हम वेग की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक समान वृत्तीय गति में वस्तु का जो डायरेक्शन होता है, दिशा होता है, वो हर बिंदु पर बदलते रहता है। हर बिंदु पे क्या होता है, बदलते रहता है, इसलिए उसकी वेग भी परिवर्तित होते रहती है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि एक समान वृत्तीय गति में डैश अंतर्निहित होते हैं। आपका ऑप्शन रहेगा चाल, वेग, चाल एवं वेग दोनों, निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो क्या कहेंगे आप,
चाल कहेंगे कि एक समान वेग में एक समान चाल होता है, लेकिन एक समान वेग में एक समान चाल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वेग दिशा पर निर्भर करती है और दिशा किधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो दिशा बदल सकती है। इसीलिए हमेशा इस चीज़ को याद रखेंगे। आपसे ऐसे भी सिंपल भाषा में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपको, क्या कि एक समान वेग में डैश कांस्टेंट होती है। सुनिएगा फिर से क्वेश्चन को, कि एक समान वेग में डैश अचर होती है, तो आप क्या कहेंगे? चाल अचर होती है, जबकि वेग जो होता है वो परिवर्तित होते रहता है, चाल कांस्टेंट होता है। मेरे ख्याल से आप ये चीज़ समझ गए होंगे। आपको अगर वृत्तीय गति से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पहला तो इसके डेफिनेशन पे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि वृत्तीय गति क्या होती है। तो आप सिंपल वे में कहेंगे जब वस्तु वृत्ताकार पाथ पे चल रहा हो और कोई भी वृत्तीय गति होगा और उसके पीछे अगर एक समान वर्ड लगा हुआ रहेगा तो उसमें हमेशा एक समान चाल होगा, एक समान वेग नहीं हो सकता है। वेग हमेशा क्या होते रहेगा? परिवर्तित होते रहेगा। अब इससे संबंधित आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कि कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या संबंध होता है? कोणीय वेग एवं रेखीय वेग में क्या संबंध होता है? यह आपका वृत्तीय गति से ही टॉपिक रिलेट करता है। वेग में संबंध, ये चीज आपके एग्जाम में पूछता है कि कोणीय वेग एवं रेखिक वेग में संबंध क्या होता है, या आपसे ये पूछ दिया जाता है कि कोणीय वेग और रेखिक वेग में डैश संबंध है, या निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध को बताता है। तो आइए पहले आप हेडिंग दीजिएगा, कोणीय वेग एवं रेखीय वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। फिर हम लोग इसके सारे पॉइंट को एक एक करके देखते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि कोणीय वेग और रेखिक वेग में क्या संबंध होता है। सबसे पहला चीज़ आपको यहाँ पे ये कोणीय वेग थोड़ा सा नया लग रहा होगा और रेखिक वेग भी थोड़ा सा नया लग रहा होगा, क्योंकि आपने पीछे के क्लास में सिर्फ वेग पढ़ा है। ध्यान दीजिएगा कि आपने वेग कैसा पढ़ा है कि जब वस्तु क्षैतिज तल में, मतलब जब वस्तु सीधी रेखा पर गमन कर रही है तब आपने उसका वेग निकाला है। तो जब कोई वस्तु सीधी रेखा पर चलती है तो उसके वेग को हम लोग रैखिक वेग भी कहते हैं, या इसी को हम लोग लीनियर वेलोसिटी भी कहते हैं। रैखिक वेग या लीनियर वेलोसिटी भी कहते हैं। और आपने पीछे के सेशन में देखा है कि वेग इक्वल टू हम लोग क्या कहते हैं कि सर विस्थापन या दूरी बटा समय, आप ये कहते हैं। आप ये कह सकते हैं कि लीनियर वेलोसिटी इक्वल टू रैखिक वेग इक्वल टू क्या होता है? v इक्वल टू एस बाई टी। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो s है ये दूरी या फिर विस्थापन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। दूरी या विस्थापन दोनों को रिप्रेजेंट करता है, और बटा समय है, ये तो आप पीछे से जान रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप रैखिक वेग समझ गए होंगे। अब बात आती है कि सर कोणीय वेग क्या होता है। पहले तो ये दोनों टर्म को समझना होगा, इसके बाद है ना संबंध बताइएगा एकरा में। तो कोणीय वेग को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय वेग को क्या कहते हैं हम लोग? एंगुलर वेलोसिटी इंग्लिश में कहते हैं हम लोग। अब हम लोग क्या कहते हैं कि आप यहाँ पे देखिए, रैखिक वेग था तो जो रैखिक दूरी थी उसको समय से भाग दे रहे थे तो रैखिक वेग निकल जा रहा था। यहाँ पे कोणीय वेग है तो जो कोणीय दूरी होगा उसको समय से भाग दे देंगे तो कोणीय वेग निकल जाएगा। आप बोलेंगे सर इतना आसान से? हाँ जी, इतना आसान से। देखिए कैसे कि मान लीजिए कि ये आपका कोई सर्कुलर पाथ है, वृत्ताकार रास्ता है। क्या है आपका? वृत्ताकार रास्ता है, और इसका ये केंद्र है। तो इस केंद्र से इसके परिधि पर जो लंब जाएगा वो क्या होगी? त्रिज्या होगी। तो हम लिख देते हैं ये त्रिज्या है, रेडियस है। अब हम क्या कह रहे हैं कि किसी समय में यहाँ से हम यहाँ तक, ये जो है ये आपका रेखा, ये किसी समय में थोड़ा सा एक टाइम का परिवर्तन हुआ और ये कहाँ पे चला आया? यहाँ से यहाँ तक चला आया। ध्यान दीजिएगा, टाइम के थोड़ा सा परिवर्तन में ये पॉइंट P से कहाँ पे चला आया? पॉइंट Q पे चला आया। तो हम यहाँ से इसको भी मिला देते हैं, यहाँ से हम इसको भी मिला देते हैं। अब आप कहेंगे कि अरे सर यहाँ पे तो एंगल बन गया। अरे भैया, जब ये त्रिज्या यहाँ से उठ के थोड़ा सा इसको टाइम लगा P से ये Q पे गया तो कुछ न कुछ दूरी कवर किया होगा, कुछ न कुछ
छोटा दूरी कवर किया होगा। तो हम कह रहे हैं कि इसके बीच में जो दूरी है वो थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आपको पता है ना कि थीटा हम लोग कोण को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कह दिए कि सर P से Q तक जाने में जो इसका कोणीय विस्थापन हुआ, जो दूरी तय किया वो इसके कोणीय विस्थापन के बराबर है। और ये जो थीटा है इसको हम एंगुलर वेलोसिटी में क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोणीय विस्थापन या कोणीय दूरी कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्टेंस कह सकते हैं। हमने आपको क्या बोला कोणीय वेग के बारे में, क्या कि कोणीय विस्थापन में जो परिवर्तन की दर होगी उसी को कोणीय वेग कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे कोणीय विस्थापन है थीटा और इसमें वेग में परिवर्तन की दर मतलब समय से भाग देना है। तो हम कोणीय वेग इक्वल टू अगर ये लिख दें, कोणीय वेग इक्वल टू अगर हम लिख दें कि सर थीटा बाई टी, तो कोई दिक्कत आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि थीटा जो है आपका कोणीय विस्थापन है। यहाँ से यहाँ तक गई तो कुछ न कुछ विस्थापन कवर किया। अब हम कोणीय वेग को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। ये ओमेगा का साइन है, ध्यान दीजिएगा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओमेगा से। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। और ये साइन किसका है? ओमेगा का। ओमेगा इक्वल टू क्या कहते हैं? थीटा बाई टी। ओमेगा इक्वल टू क्या कहते हैं? थीटा बाई टी। आपको पता होना चाहिए कि कोण को हम लोग किस में मापते हैं, तो आप कहेंगे सर रेडियन में मापते हैं। किस में मापते हैं? रेडियन में। तो हम ओमेगा इक्वल टू चूंकि थीटा बाई टी लिखे हैं तो कोण को रेडियन में मापते हैं, तो ऊपर में हम रेडियन लिख दिए। और टाइम को किस में मापते हैं, तो आप कहेंगे सर सेकेंड में मापते हैं। मतलब क्या कि रेडियन पर सेकेंड कोणीय वेग का क्या हो जाता है? एसआई यूनिट हो जाता है। क्या हो जाता है? एसआई यूनिट हो जाता है। ध्यान से देखिएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ये 100% गारंटी है, क्योंकि मैं हर एक उस टॉपिक को कवर कर रहा हूं जिससे आपके फ्यूचर में क्वेश्चन बनने की संभावना है। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर का कोई भी एग्जाम दिया होगा तो जरूर देखे होंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, आपको मैंने क्या बोला कि ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी होता है। बच्चा थीटा जो है कोण का जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है। कोण को हम लोग रेडियन में मापते हैं। और टाइम है तो रेडियन बटा सेकेंड किसका यूनिट हो गया? कोणीय वेग का। तो अब आप ना घबराइएगा कभी। आपसे अगर पूछा जाएगा कि कोणीय वेग का यूनिट क्या होता है तो आप कहिएगा रेडियन पर सेकेंड होता है। दोस्तों ये रेडियन पर सेकेंड आपको कभी कभी ऐसे भी लिखा हुआ मिलता है, एस इनवर्स में -1 लिखता है, तो कुछ मत समझिएगा, रेडियन बटा सेकेंड कर दीजिएगा। इसका मतलब यही हुआ। तो आपका ये दोनों टर्म में आ जाता है। लेकिन आपको अभी जस्ट मैंने बताया कि आपको पढ़ना क्या है? कोणीय वेग और रैखिक वेग में संबंध। अभी तो आप सिर्फ ये देखिए कि कोणीय वेग क्या होता है। कोणीय वेग को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। लेकिन कोणीय वेग और रैखिक वेग में संबंध क्या है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी? दोनों में क्या संबंध है? तो देखिए, जब आप इसके संबंध की बात करते हैं तो क्या कहते हैं सर कि जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे नीचे में, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि हमने लिखा कि ओमेगा इक्वल टू होता है सर थीटा बाई टी। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है? थीटा बाई टी। ध्यान से सुनिएगा, थीटा क्या है? तो आप कहेंगे सर थीटा कोणीय विस्थापन है। थीटा क्या है? कोणीय विस्थापन है। कोणीय विस्थापन अब बटा समय। अच्छा, ये कोणीय विस्थापन को हम सीधे कोण कह देते, आपको कोई दिक्कत? काहे कि विस्थापन कितना होगा, जितना का ये कोण बनेगा, जितना डिग्री का ये कोण बनेगा उतने ना विस्थापन होगा। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख ही सकते हैं ना, कोण बटा समय। कोण बटा समय। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर ये कोण क्या होगा, कोण कैसे निकलेगा? क्यों? क्योंकि अगर आपको थीटा का वैल्यू पता चल जाए, तो आपका जो स्टेटमेंट है वो फुलफिल हो जाएगा। थीटा क्या है? तो थीटा आपका कोण है। थीटा आपका क्या है? एंगल है। अब ये एंगल का फॉर्मूला कैसे होता है, एंगल कैसे निकलता है? अरे भैया, आप लोग त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे या फिर ज्योमेट्री में पढ़े होंगे कि कोण इक्वल टू फॉर्मूला होता है चाप बटा त्रिज्या। क्या फॉर्मूला होता है? चाप बटा त्रिज्या। हम लोग कहते हैं ना कि एंगल इक्वल टू
आर्क बाय रेडियस, कोण इक्वल टू चाप बटा त्रिज्या। अब कहेंगे चाप कहाँ है, अरे ये जब P से Q तक जा रहा है, यहाँ पे कट कीजिएगा तो ये चापे न है कि और कुछ है, ये चाप है कि और कुछ है, चाप है। हम कह रहे हैं कि सर ये यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको T समय लगा, लेकिन यहाँ से P से Q तक की लंबाई कह देते हैं सर ये S है। P से Q तक की लंबाई कितनी है, S है। ध्यान से देखिएगा कि P से Q तक जो आपका चाप है उसका लंबाई S है, और P से Q तक जाने में वस्तु को T समय लगता है। कितना समय लगता है, T समय लगता है। तो आप यहाँ पे कोण इक्वल टू थीटा इक्वल टू ई ना कह देंगे कि सर थीटा इक्वल टू हमको लग रहा है कि S बाय आर है। कहे कि आप बोले हैं कि कोण इक्वल टू चाप बटा त्रिज्या होता है, तो चाप तो S हो गया और त्रिज्या मेरा R है। हाँ, हम यही समझाना चाहते थे कि कोण थीटा इक्वल टू क्या होता है, S बाई आर। आप यहाँ पे क्या लिखें, ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अब इसके बीच में आपको संबंध आसानी से पता चल जाएगा। देखिए, चूंकि ओमेगा इक्वल टू आपने लिखा है थीटा बाई टी, क्या लिखा है आपने, थीटा बाई टी, तो ओमेगा इक्वल टू तो आप ये भी लिख सकते हैं ना, थीटा का वैल्यू कितना है, S बाई आर, S बाई आर अब बटा टी। आप ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अब चलिए इसको ऐसे कर देते हैं कि ओमेगा इक्वल टू S बाई आर इंटू 1 बाई टी। काहे कि ये टी जब इसको भाग में गुना करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो टी बटा 1 है, तो 1 बटा टी हो जाएगा ये। अब देखिए कि आप इसको ओमेगा इक्वल टू आर इंटू एस बटा टी लिख सकते हैं, एस बटा टी लिख सकते हैं। टी आपका क्या है, समय है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अभी आप रैखिक वेग इक्वल टू क्या कहे, एस बटा टी विस्थापन बटा समय। आप तो रैखिक वेग को मान चुके हैं कि एस बटा टी होता है, मतलब ये जो एस बटा टी है ये वस्तु का रैखिक वेग हो गया, ये त्रिज्या हो गया और कोणीय वेग हो गया। भैया यही तो संबंध हमको निकालना था, क्या कि कोणीय वेग इक्वल टू जो होता है, कोणीय वेग इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, रैखिक वेग इंटू त्रिज्या होता है, रैखिक वेग इंटू त्रिज्या होता है। यही रिलेशन होता है किसमें, रैखिक वेग और कोणीय वेग में। इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो आपका इस टाइप से फॉर्मूला टाइप से रहता है क्वेश्चन, या फिर आपका क्वेश्चन के ऑप्शन में इस टाइप का रहता है, या फिर इसका ऐसा यूनिट पूछा जाता है, या फिर इसका ये सिंबल पूछा जाता है कि कोणीय वेग को आप कैसे संबोधित करते हैं या किस चीज़ से संबोधित करते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि सर कोणीय वेग और रैखिक वेग में क्या संबंध है, तो कोणीय वेग जो होता है वो किसके बराबर होता है, वस्तु के रैखिक वेग और उसके त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, कोणीय वेग वस्तु के रैखिक वेग और उसके त्रिज्या के बराबर होता है। दोस्तों इससे संबंधित आपको एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, आप देखे होंगे आपको बार बार ये क्वेश्चन मिलता होगा कि कोणीय वेग और आवृत्ति में क्या संबंध है। जब आप कोणीय वेग पढ़ रहे हैं तो अभी जस्ट याद आया कि आवृत्ति से भी तो इसका संबंध पूछा जाता है। आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि कोणीय वेग और आवृत्ति में क्या संबंध है। उससे पहले उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आप हेडिंग दीजिएगा, कोणीय वेग और आवृत्ति में संबंध। आइए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि कोणीय वेग और आवृत्ति में क्या संबंध होता है। अच्छा देखिए, कोणीय वेग तो आप समझ पा रहे होंगे, लेकिन आपको आवृत्ति समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा। तो देखिए इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो आवृत्ति का मतलब क्या होता है कि कोई भी वस्तु अपनी गति को 1 सेकेंड में जितना बार रिपीट करती है, ध्यान दीजिएगा कि कोई भी वस्तु अपनी गति को 1 सेकेंड में जितना बार रिपीट करती है, वही उसका जो रिपीटेशन होता है उसी को हम लोग आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं और कहते हैं कि सर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है n इक्वल टू होता है 1/t। n इक्वल टू क्या होता है, 1/t। अच्छा अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर कोणीय वेग में आवृत्ति कहाँ से आ जाएगा, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि मान लीजिए कि ये आपका कोई सर्कुलर पाथ है, ये आपका क्या है, सर्कुलर पाथ है। और भाई कोणीय वेग इक्वल टू तो आपको पता है कि ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, थीटा बाई टी होता है।
ये चीज तो आप पहले से जान रहे हैं। अब यहां पे आवृत्ति समझना था हमको, तो यहां पे आवृत्ति कैसे निकलेगा या आवृत्ति किसको बोलेंगे? तो देखिए, अगर ये सर्कुलर पाथ है तो इसमें तो रेडियस होगा ही होगा या ना होगा? ऑब्वियसली होगा। अब हम क्या कह रहे हैं यहां से कि यहां से कोई वस्तु चल रही है, यहां से चलना शुरू कर रही है और इसका ये पूरा चक्कर लगा लेती है। ये क्या करती है? पूरा चक्कर लगा लेती है। तो एक चक्कर लगाएगा तो कितना डिग्री का कोण बनेगा? एक चक्कर लगाएगा तो कितना डिग्री का कोण बनेगा? अरे भाई पूरा घूम रहा है तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। एक चक्कर में यहां पे कितना डिग्री? 360 डिग्री। कितना डिग्री का कोण बनेगा? 360 डिग्री का कोण बनेगा। अच्छा, 360 डिग्री कितना पाई रेडियन हो जाएगा? आप ही बताइए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 पाई रेडियन, 1 पाई रेडियन जो होता है ये कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। कितना का होता है? 180 डिग्री का। यहाँ पे 360 है तो 180 दूना 360, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अगर वस्तु एक सेकेंड में, अगर वस्तु क्या हो कि एक सेकेंड में एक पूरा चक्कर लगा ले, एक सेकेंड में क्या करे? एक पूरा चक्कर लगा ले, तो जो वस्तु एक सेकेंड में इसका पूरा चक्कर लगाती है वही चक्कर की संख्या वृत्तीय गति में वस्तु का आवृत्ति कहलाती है। देखिए यहां से ये चलेगा, अब फिर यहां पे आ गया तो ये एक बार आया, अब फिर ये क्या कर रहा है कि यहां से फिर शुरू कर रहा है और फिर यहां से आ रहा है, तो ये अपने गति को क्या कर रहा है? बार बार रिपीट कर रहा है। मैंने आपको क्या बताया? आवृत्ति का मतलब होता है रिपीटेशन। आवृत्ति का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन। तो यहां पे ये अपने गति को रिपीट कर रहा है। किसको रिपीट कर रहा है? गति को। कैसे? तो कोण बना के, और एक बार जब ये एक पूरा चक्कर लगाता है तो टोटल 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो 360 डिग्री को हम 2 पाई कह सकते हैं, क्या कि 1 पाई इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। 360 डिग्री है तो 2 पाई हो जाएगा। ये चीज तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे देखिए कि आवृत्ति को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एन से करते हैं। और एन इक्वल टू क्या फॉर्मूला लिखे? एन इक्वल टू 1/t। हम क्या कह रहे हैं कि वस्तु एक चक्कर, पूरा चक्कर लगाने में, कोई वस्तु है इस वृत्ताकार पाथ का एक चक्कर, पूरा चक्कर लगाने में ये कितना समय लेता है? t समय लेता है। कितना समय लेता है? t समय लेता है एक पूरा चक्कर लगाने में। और पूरा चक्कर कितना का है? तो 2 पाई का है। कितना का है? पूरा 2 पाई का है। ध्यान से देखिएगा। अब आपको यहां पे क्या निकालना है कि यहां पे कोणीय वेग और आवृत्ति में संबंध क्या होगा? तो आप देखिए कि आप कोणीय वेग इक्वल टू क्या लिखते हैं? फॉर्मूला कोणीय वेग इक्वल टू अभी जस्ट आप लिखे हैं θ/t। अरे भैया ओमेगा इक्वल टू, अगर थीटा यहाँ पे कितना घूम रहा है? ये 2 पाई 360 डिग्री, तो हम 2 पाई अब बाई टी लिख दे तो आपको कोई दिक्कत होगा? कहिएगा ना सर कोई दिक्कत ना है। तो चलिए ओमेगा इक्वल टू हम 2 पाई इंटू 1/t लिख सकते हैं। आपको कोई दिक्कत ना होना चाहिए, काहे कि 2 पाई बाई टी है तो 2 पाई इंटू 1/t तो हम लिख ही सकते हैं। अब ये थीटा का वैल्यू हम रखे हैं 2 पाई, क्यों? क्योंकि वस्तु का जो टाइम पीरियड है वो t समय में एक पूरा चक्कर लगा लेती है। तो एक पूरा चक्कर लगाती है तो टोटल कोण कितना बनता है? 360 डिग्री का कोण बनता है। यह खातिर लिखे हैं यहाँ पे 2 पाई। तो 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई इंटू 1/t। अरे भैया n इक्वल टू 1/t आप लिखे हैं, ये होता देख लीजिए। n को आप क्या बोलते हैं? आवृत्ति। n को क्या बोलते हैं? आवृत्ति। ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n लिख सकते हैं। 1/t के जगह हम क्या लिख दिए? सॉरी 2 ओमेगा हम लिख दिए, यहाँ पे 2 पाई n होगा। ओमेगा इक्वल टू हम 2 पाई n लिख सकते हैं। 2 पाई तो यही रहेगा 1/t, फ्रीक्वेंसी होता है n। तो यही तो संबंध है आपका। किसके साथ? कोणीय वेग के साथ आवृत्ति का। क्या कहते हैं कि कोणीय वेग इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई इंटू आवृत्ति। क्या होता है? 2 पाई इंटू आवृत्ति। आप ऐसे इसको लिख सकते हैं कि कोणीय वेग इक्वल्स टू होता है 2 पाई इंटू आवृत्ति। क्या संबंध होता है? 2 पाई इंटू आवृत्ति।
ये आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है, सीधे सीधे ये फार्मूला पूछा जाता है। बहुत सारे तो कंफ्यूज कर जाते हैं कि आखिर ये 2πn आ कहाँ से जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये कहाँ से आता है। आपसे अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा किसी भी टाइप का, तो मेरे ख्याल से अब आप सारे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, और वो भी इजी वे में हंसते हंसते जवाब दे सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि कोणीय वेग का रेखीय वेग के साथ क्या संबंध होता है। तो हम लोग कहते हैं कि कोणीय वेग इक्वल टू होता है त्रिज्या इंटू रेखीय वेग। ये रैखिक वेग का कोणीय वेग के साथ संबंध है। और कोणीय वेग और आवृत्ति में क्या संबंध है, तो कोणीय वेग जो होता है वो 2π इंटू आवृत्ति होता है, यही संबंध होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक की सारी चीज़ें अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड जो कुछ भी क्वेश्चन होंगे उसको आप आसानी से बना लेंगे। मिलते हैं हम लोग फिर फिजिक्स के अगले पार्ट में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।